Now we are going to start organizing process. Organizing process में 4 points होते हैं organizing के. Identification and vision of work, departmentalization, assignment of duties and establishing reporting relationships. First one is the identification and vision of work. इसमें क्या है? The first step of organization is the identification vision of work. At this step, the total work is divided into various activities. कि पूरे काम को, जो भी हमारा पूरा काम है, उसे कुछ एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कंपनी. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जा रहा है कि हमारी जो कंपनी है वो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कि वो मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करती है. तो उसके रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी? First one is the purchase of raw material, purchase of manufactured parts, production, stocking of goods, research, advertisement, sales, financial arrangement, maintenance of account, correspondence and अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको बता दी गई हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़, मतलब हम इन एक्टिविटीज़, ये वे सारी एक्टिविटीज़ हमने पूरे काम में करनी है. ठीक है, तो हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें अलग अलग उन्हें डिवाइड कर दिया कुछ हेडिंग्स के अंदर. नेक्स्ट इज़ अ डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या है कि हमने उन जितने जो भी एक्टिविटीज़, हमने 11 एक्टिविटीज़ की बात की है, तो हमने उन्हें डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का परचेज करना मतलब परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम है, तो हमने उसे परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया. नेक्स्ट इज़ अ परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स. जो भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है, अगेन ये भी परचेजिंग का काम है, तो ये भी कौन करेगा? परचेज डिपार्टमेंट करेगा. थर्ड एक्टिविटी है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे. स्टॉक ऑफ मटेरियल, रिसर्च वगैरह, ये सब प्रोडक्शन का काम है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया. नेक्स्ट इज़ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की सेल कर दी, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो ये सब क्या किस में आएगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. नेक्स्ट इज़ अ फाइनेंस डिपार्टमेंट. फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है? फंड्स को अरेंज करना, फंड्स को मेंटेन करना, उसके सारी के नोट्स बनाने, मतलब बुक कीपिंग करनी, जो भी हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं उसकी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, वो सब हम किस में डाल देंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट में. नेक्स्ट इज़ अ पर्सोनल डिपार्टमेंट. पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. जैसे ह्यूमन रिसोर्स की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं कि हमने एम्प्लॉयज़ को अरेंज करना है, हायर करना है, कितने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, उन सभी की हायर करनी, उनको उनके सारे रिकॉर्ड रखना है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो वो सब किसका काम है? पर्सोनल डिपार्टमेंट का. तो वो उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हम पर्सोनल डिपार्टमेंट में डाल देंगे. सो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से उन एक्टिविटीज़ को डाल देना, और उन एक्टिविटीज़ को उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट को बताना है कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. थर्ड इज़ द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. ड्यूटीज़ को असाइन करना. एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज़ डिसाइडेड. मतलब हर डिपार्टमेंट की, हर इंडिविजुअल की यहाँ पे बताना कि उन्होंने क्या क्या काम करना. फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स. कि परचेज मैनेजर को कहना है कि आपने गुड्स को परचेज करना है. कौन कौन से गुड्स को परचेज करना है? रॉ मटेरियल को, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को आपने परचेज करना है. सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स मैनेजर को आपने कह दिया. मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आपने बता दिया कि आपने एडवर्टीजमेंट और सेल्स का काम करना है. फर्दर जो उसमें सेल्स मैनेजर है उसको आपने बता दिया कि आपने गुड्स की सेल्स का ध्यान रखना है, और एडवर्टीजमेंट मैनेजर को बता दिया कि आपने गुड्स की एडवर्टीजमेंट करनी है. मतलब कि आपने डिपार्टमेंट्स में जो उनके मैनेजर्स हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के जो हेड्स हैं, उन्हें बताना है कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस. कि अब हमने ये बताना है किस पर्सन ने किसे रिपोर्ट करना है. व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल, द इंटर रिलेशनशिप मस्ट बी डिफाइंड एंड वेरी क्लियरली. कह रही कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उन्होंने किसे रिपोर्ट करना है. एवरीबडी शुड नो हु इज़ देयर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट. हर किसी को पता होता है कि उनके अंडर कौन काम कर रहा है और उनके ऊपर कौन काम कर रहा है. तो यही हमने इसमें बताना है कि किस पर्सन ने किसे रिपोर्ट करना है, उसका सुपीरियर कौन है, उसका सबॉर्डिनेट कौन है, उस पर्टिकुलर पर्सन के अंडर कौन काम करता है, उसने किसे, उसका हेड कौन है, उसने किसे सारा जो रिपोर्ट्स तैयार करके किसे देनी है, वो सब इसमें डिसाइड किया जाता है. उसके बाद फर्दर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये पार्ट आपका सिलेबस का कट है, सो ये पार्ट आपने नहीं करना. इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है. दैट इज़ अ फंक्शनल
organizational structure and divisional organizational structure. Firstly, we are going to do what is the meaning of organization structure. It refers to that framework within which all the managerial and non-managerial tasks are performed. ये एक framework होता है, एक कह लो कि एक ढांचा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है. एक पैटर्न होता है जिसमें हमें डिफाइन किया जाता है कि हमने किस तरह सारा काम करना है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमने किस तरह सारा काम करना है, हमने किसको रिपोर्ट करना है, कौन हमारा मैनेजर है, कौन हमारा सबॉर्डिनेट है, कौन हमारा सुपीरियर है. और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं बिल्कुल जहाँ पे 3-4 लोग काम करते हैं, एक हेड होता है, एक ऑनर होता है, उसके अंडर 4-5 पर्सन्स काम करते हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत छोटा लिमिटेड होता है. उसमें जो ऑनर है वही सारी एक्टिविटीज़ जो है उसे हैंडल करता है और बाकी जो उसके अंडर वर्कर्स लगे होते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लार्ज स्केल और मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं. नेक्स्ट इज अ design or forms or types of organization structure. There are 4 types of organization structure, that is a functional organizational structure, divisional, line and staff organization structure. अब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है सारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पर आपके सिलेबस में सिर्फ 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करवाई गई है, डाली गई है, डेट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. So first one is a functional organizational structure. It refers to the division of whole enterprise into the major functions activities to be performed by it. इसमें क्या है, एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उनके जो डिपार्टमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है. इट रेफर्स टू डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज, पूरी एंटरप्राइज को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस और एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय इट. क्योंकि जो मेजर एक्टिविटीज़ है लाइक कि ये हमारे मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर जो पूरी कंपनी का मैनेजर है, इसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उसके ऊपर जो उनके कंपनी के ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कोई जो शेयर होल्डर्स हैं इन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की होती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मेजर स्ट्रेटजीज बनाते हैं. जनरल मैनेजर जो है वो आगे क्या कहते हैं उन स्ट्रेटजीज़ को छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइड करके और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम जो है वो भेजते हैं. अब हमने सारा प्रोडक्शन मतलब जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, अगर हमारे पास सपोज हम 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. कोई कंपनी है जो पेन भी प्रोड्यूस कर रही है, पेंसिल भी प्रोड्यूस कर रही है और इरेजर्स भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है. तो वो तीनों कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो तीनों जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगी. तीनों प्रोडक्ट की मार्केटिंग वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगी. तीनों प्रोडक्ट के फाइनेंस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालेगा और तीनों प्रोडक्ट्स का जो पर्सोनल है, HR है, वो HR डिपार्टमेंट संभालेगा. फर्दर अब आगे इनके जो काम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, मार्केट रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है. सेम इस टाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्या काम होते हैं कि रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, उन्हें कैटेगराइज करना, फर्दर उन्हें अलग अलग प्रोडक्शन जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सामान को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, फर्दर प्रोडक्शन करनी एंड उन्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक सप्लाई करना प्रोडक्ट को. सो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फर्दर सब डिपार्टमेंट्स बने होते हैं जो उनकी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट. फंक्शनल डिपार्टमेंट के क्या एडवांटेजेस होते हैं? नंबर फर्स्ट इज एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. इसमें दी होल कंपनी इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड. इसमें पूरी कंपनी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग. ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट मैनेजर. हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट मैनेजर होता है जो उस पूरे डिपार्टमेंट को संभालता है. दिस रिजल्ट इन मोर एंड बेटर वर्क बीइंग अकम्प्लिश्ड इन मच लेसर टाइम. इसमें क्या है कि जो सारा काम है वो कम टाइम पे ज़्यादा अच्छा जो बेटर क्वालिटी का काम जो है वो हो सकता है. हेंस द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन बिकम अवेलेबल. मतलब कि जो स्पेशलाइजेशन है काम में, जो स्पेशलाइजेशन आती है, जो
स्पेशलाइज्ड मैनेजर रखे जाते हैं, तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन उसमें आती है वो भी इस काम में दिखती है। नेक्स्ट इज अ कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर ऑन रिस्पेक्टिव जॉब। जितने भी पर्सन उसमें काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव जॉब जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। इट मेक्स कोऑर्डिनेशन ईजियर एट द डिपार्टमेंटल लेवल। सो इससे क्या है कि हर डिपार्टमेंट में आपस में लोगों में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी रहती है। मैनेजरियल एफिशिएंसीज इंक्रीज, क्योंकि अब सभी पर्सन जो एक्सपर्ट हैं तो उनका काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स क्या होते हैं कि अगर एक एक्टिविटी सपोज की पेंसिल की प्रोडक्शन में हमें शेप की, अगर हमने कोई सांचा तैयार किया हुआ है और पेन का भी सेम सांचा है, कोई पैटर्न है, तो जो डुप्लीकेशन है कि हमें दोबारा से सांचा वो तैयार ना करना पड़े, तो डुप्लीकेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो जो दोबारा प्रोडक्ट बनाने के जो एफर्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इससे। नेक्स्ट इज अ ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। It facilitates the training of personnel as the focus is only on the limited range of skills. अब यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेनिंग पर्सोनल हो गए, जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी लिमिटेड रह जाती है कि उनकी सिर्फ हमें प्रोडक्शन रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड ही होगी। अगर हमने एचआर की ट्रेनिंग देनी है तो एचआर रिलेटेड ही सिर्फ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो मतलब उनकी ट्रेनिंग की जो उस पर टाइम जो लगेगा वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयज़ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर गिवन द ट्रेनिंग ऑफ फाइनेंशियल इशूज़, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल इशूज़ से रिलेटेड ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। इट इंश्योर्स दैट ऑल द फंक्शन और एक्टिविटीज़ गेट इक्वल वेटेज, कि हर एक्टिविटी को, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को इक्वल जो वेटेज है वो देनी चाहिए। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे और एक बार इग्नोर कर दिया जाता है। ईच डिपार्टमेंट हैड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज स्वीट विल, कि हर डिपार्टमेंट अपनी इच्छा से काम करता है। दे विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। उनका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि अपने डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसे फुलफिल किया जाए, और वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एक बार इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इज अ डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स में वर्क एज पर देयर ऑन विश। अगेन वही बात है कि हर डिपार्टमेंट जो अपने विश के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है। नो डाउट दिस फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, बट इट मेक्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट। पर ये जो है विद इन दी और जो डिपार्टमेंट है उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, पर अगर इन्हें कहें कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, तो वो इनके इम्प्रूव नहीं की होती। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हर डिपार्टमेंटल हेड में मतलब एक कन्फ्लिक्ट रहता है। हर डिपार्टमेंट हेड ये कहता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ अच्छी है, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, पर वो दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को, उनकी जो मेहनत है उन्हें इग्नोर करते हैं। सो उनके आपस में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। हर डिपार्टमेंट हेड जो अपने डिपार्टमेंट की जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देता है, पर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज द सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शन डिपार्टमेंट। फंक्शन डिपार्टमेंट कहाँ पे सुटेबल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है? वेयर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज़ लार्ज, जहाँ पे बिजनेस यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा हो। वेयर स्पेशलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पे ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है। वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नीडेड, जहाँ पे ज़रूरत होती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने की, वहाँ पे ही ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करती है। वेयर देयर इज़ ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज़ सोल्ड, और जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को सोल्ड, जैसे हमने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ली थी कि एक कंपनी 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, पर इस तरह की कंपनीज में एस्टेब्लिश नहीं की जाती। ये सिर्फ वहीं पे अच्छे से काम करती है जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सोल्ड करना हो या एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हो। नेक्स्ट इज़ अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है? Regional organization structure means division of the whole enterprise in according to the major products to be manufactured by it, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी उन्होंने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। विद एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ऊपर सारा सेम है, शेयर होल्डर्स, ऑनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्ट्रेटेजिस्ट बनाते हैं, जनरल मैनेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को या अलग अलग डिविजन्स को काम देते हैं। अब ये जो इंडस्ट्री है ये 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, डेट इज़ अ मेटल प्रोडक्ट्स और सेकेंड इज़ अ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स।
एक जगह पे मेटल के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, दूसरी जगह पे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। मतलब एक कंपनी है जो साइकिल प्रोड्यूस कर रही है, एक मेटल का साइकिल प्रोड्यूस कर रही है, एक प्लास्टिक का साइकिल प्रोड्यूस कर रही है। अब जो मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न है, इसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से या मार्केटिंग अलग से या फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से या पर्सोनल डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया। देन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए फर्दर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से, पर्सोनल डिपार्टमेंट अलग से। मतलब जो मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न है, ये कंपनी अलग हो गई है, इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग हो गया, मार्केटिंग यूनिट अलग हो गया। मतलब इन्होंने पूरी कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इनके जितने भी इन्हें डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, इनके अलग से एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और प्लास्टिक प्रोडक्ट के जो डिपार्टमेंट्स है वो अलग से एस्टेब्लिश किए गए हैं। ओके, अब इस तरह के जो डिवीज़न है, इसमें क्या ऐसा एडवांटेजेस होते हैं, डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। The heads of each division looks after all the functions connected with their products, that is purchase, sale, advertisement, production, finance, etc. It helps in the development of varied skills in a divisional head. जो इस पर्टिकुलर डिवीज़न का हेड है, मतलब जो प्रोडक्शन को भी देख रहा है, मार्केटिंग को भी देख रहा है, फाइनेंस को भी देख रहा है, पर्सोनल को भी देख रहा है, जो इस सभी का इंचार्ज है, जो इनका हेड है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। उसकी अलग अलग, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। उसके काफ़ी सारे वेरिड स्किल्स जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, कि वो सारी एक्टिविटीज, परचेज की उसकी नॉलेज हो गई है, सेल्स की भी नॉलेज हो रही है, देन फॉर द एडवर्टीजमेंट की भी नॉलेज हो रही है, प्रोडक्शन की भी नॉलेज हो रही है, फाइनेंस की भी नॉलेज हो रही है, पर्सोनल की भी नॉलेज हो रही है। उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है जो भी उसका हेड होता है। नेक्स्ट है सर, डिवीजन रिजल्ट कैन बी असेस्ड। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ईच डिवीज़न आर कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली। एक डिवीज़न जो है अपनी सारी एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली अपने अकॉर्डिंग काम मतलब देखते हैं, तो उसका जो एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट है, डिवीज़न के एक पर्टिकुलर डिवीज़न का और उसकी एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट है, जो उसकी असेसमेंट है, वो भी कैलकुलेट करनी ईजी हो जाती है। अब जैसे पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में, पहले वाली टाइप में क्या था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीन तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे ये नहीं पता लग रहा कि हमें उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, किस प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट से लॉस हो रहा है। पर यहाँ पे उन्हें, क्योंकि मेटल के प्रोडक्ट्स एक डिपार्टमेंट में बन रहे हैं, एक डिवीज़न में बन रहे हैं, तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमें मेटल के प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट हो रहा है या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट हो रहा है। अगर सपोज मेटल के प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में कहाँ पे कमी आ रही है, तो वो उसे एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ क्विक डिसीजन मेकिंग। अब एवरी डिवीज़न इज़ इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। हर एक डिवीज़न जो है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इंडिपेंडेंट है, तो उन्हें कोई भी डिसीजन लेने में, अपने डिपार्टमेंट के अपनी डिवीज़न से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, तो उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली वो डिसीजन ले सकते हैं दूसरे डिवीज़न को छेड़े बिना। नेक्स्ट इज़ अ ईजी एक्सपेंशन। अब एक डिवीज़न में सपोज कि काम ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है, डबल हो गई है, तो इजीली अपना जो डिवीज़न है उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, दूसरे डिवीज़न को छेड़े बिना उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, उसे डिस्टर्ब किए बिना एक डिवीज़न जो है अपने एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द डिसएडवांटेजेस। कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। डिविजनल हेड्स हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं। एवरी डिवीजन हेड वांट्स टू एस्टेब्लिश हिज सुपरमेसी। हर डिवीजन जो इंचार्ज है, डिवीजन हेड जो है, वो कहेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो डिवीज़न है वो ज़्यादा अच्छा है, तो उनके आपस में जो है वो कन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, लाइक रिसोर्सेज से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, या सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भी कन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज हो सकते हैं। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस। जो डुप्लिसिटी है, कह लो कि जो कोई फंक्शन, जो एक्टिविटी है, वो अगेन एंड अगेन परफॉर्म की जा सकती है। द एंटायर सेट ऑफ फंक्शन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सोनल एटसेट्रा इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द डिवीज़न। हर एक डिवीज़न के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स बनाने ज़रूरी हो जाएंगे। इसकी वजह से जो डुप्लीकेसी है, जो एक्टिविटीज़ डबल हो रही हैं, वो भी हो सकती है, और रिसोर्सेज का मिसयूज़ भी हो सकता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी इंक्रीज हो सकती है। थर्ड वन इज़ अ सेल्फिश एटीट्यूड। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीज़न का अपना एक सेल्फिश एटीट्यूड हो जाएगा। उनका मेन मोटिव यही होएगा कि हमारा डिवीज़न अच्छे से काम करे, हमारे डिवीज़न के बेनिफिट हो, दूसरे डिवीज़न को वो इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ अ सूटेबिलिटी, कि ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के बिजनेसेस में सूट करते हैं। वेयर नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स इज़ मोर देन वन। जहाँ हमारी जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट की ना हो के बल्कि कई प्रोडक्ट्स की हो।
वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। सपोज प्रोडक्ट ए के लिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अलग है, प्रोडक्ट बी के लिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अलग है, उस जगह पे डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है। वेयर दिस साइज ऑफ द कंसर्न बिजनेस इज़ रियली गुड, रियली लार्ज, जहाँ पे बिजनेस का साइज जो है बहुत बड़ा है। इसके बाद यू हैव टू डू फंक्शन एंड डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो कंपैरेटिव स्टडी है वो आपने देखनी है। अगर आपको कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसे कल की जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।